कनाडा का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा आया है आज, उसके मुताबिक कनाडा की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसको हम CPI से मेजर करते हैं, वो है 1.7%। तो खुशी की खबर तो है, काफ़ी लोगों के लिए रिलैक्सिंग बात है। लेकिन इसमें अगर आप अंडर द हुड देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको बैंक ऑफ कनाडा ऑब्जर्व करता है वेरी क्लोजली, जो कि बेसिकली एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड होता है, यानी कि एनर्जी और फूड को निकाल देते तो जो कुछ बचता है वो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। वो अभी भी 3% से ऊपर है। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जो कैनेडियन डॉलर है वो पेश प्रेशर ले रहा है। अभी रिसेंटली में हमने देखा है कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन उसकी वजह कैनेडियन डॉलर की अपनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही कोई कनाडा की जो इकॉनमी की परफॉर्मेंस है। बेसिकली US डॉलर वीक हुआ है ग्लोबली। हमने देखा कि US डॉलर जो है वो 103, 104, 105 तक चले गया था। उसके बाद से अब वो नीचे आना शुरू हुआ है DXY इंडेक्स के ऊपर, और इस वक्त वो 100 के लगभग ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो कहने की बात है वो ये है कि US डॉलर वीक हो रहा है, और वो ऑन पर्पस वीक हो रहा है। जो एक इंटेंशन थी ना ट्रम्प की गवर्नमेंट की कि भाई हमने जो है एक्सपोर्ट्स लेके आनी है US के अंदर, तो वो तभी आएंगी जब US डॉलर थोड़ा सा वीक होगा, ताकि एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा पहुँचे। तो दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान। और उसकी वजह से हमें कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया अगेंस्ट USD, बट उसमें कनाडा की इकॉनमी का कोई कमाल नहीं है। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग को देखते हैं तो हाउसिंग की कुछ डाटा आया था लास्ट वीक, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई भी है, जिसके मुताबिक जो क्रिया का इंडेक्स है वो कहता है कि 10% डिक्लाइन हुई है प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड ऑन ईयर बेसिस। तो इतनी सारी जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फॉर द गोइंग फॉरवर्ड बेसिस, उस पर आप थोड़ी सी बात करते हैं आज। तो अप्रैल में कनाडा की इन्फ्लेशन जो है 1.7 पे चली गई। ठीक है, जो कि लोएस्ट है 3 ईयर्स के अंदर। अच्छी खबर है ऑन पेपर, लेकिन ऑफ कोर्स मेजर रीजंस का क्या है कि जो कार्बन टैक्स हटा था ना अभी, जो मार्क कार्नी ने आके कार्बन टैक्स हटाया, उसका इम्पैक्ट अब हमें नज़र आ रहा है इन्फ्लेशन के अंदर। क्योंकि फ्यूल, एनर्जी, आपके हीटिंग बिल, आपका गैस बिल, आपका जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो सब चीज़ें सस्ती हो गई, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स CPI हमें हेडलाइन कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे कि बताया कि जो कोर इन्फ्लेशन है, जो कि एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी है, वो अभी भी अबव 3% है, एंड दैट इज़ कंसर्निंग फॉर बैंक ऑफ कनाडा। जब रेट कट की बात आती है तो उन्होंने कोर इन्फ्लेशन को देखना है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन बताता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ओवरऑल, वो अभी भी ऊपर जा रही है। तो क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब ये है कि कनाडा, बैंक ऑफ कनाडा जो है वो एक बहुत ही टाइट स्पॉट पे फंसा हुआ है। यानी कि वो बहुत, कहते हैं ना, एक टाइट रोप के ऊपर वो चल रहे हैं, और उनको इधर भी खाई नज़र आ रही है और उनको उधर भी खाई नज़र आ रही है। बेसिकली अगर वो रेट कट करते हैं तो जो कोर इन्फ्लेशन है, जो कि अभी भी 3% से ऊपर है, वो मज़ीद ऊपर हो सकती है। क्योंकि ये जो टैरिफ शैरिफ लगे हैं ना, अभी उसका इम्पैक्ट हमें प्राइसेस के अंदर नज़र नहीं आया, वो आएगा। तो इवेंचुअली वो टेम्प्रेरी प्राइसेस को शूट अप तो करेगा, लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन टेम्प्रेरी तो करेगा। तो उनका जो कंसर्न है वो ये है कि अगर हम रेट कट कर देते हैं तो इन्फ्लेशन मज़ीद, जो कोर इन्फ्लेशन है वो मज़ीद ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर नहीं करते तो जो इकॉनमी का बुरा हाल हो रहा है वो मज़ीद बिगड़ती चली जाएगी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट 7 को टच कर रही है। ठीक है, और उनमें से जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा कम है कनाडा के अंदर रिसेंटली कंपेयर टू US। तो आपके पास जो चॉइस है बैंक ऑफ कनाडा के पास, वो बहुत ऑफ कोर्स बेसिकली चॉइस है ही उनके पास। उनके पास दो चीज़ें हैं, एक तरफ आग है, एक तरफ कोयला है। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि भाई किसको पकड़ें, आग को पकड़ें कि कोयले को पकड़ें। दैट इज़ द गेम। अच्छा, जॉब्स के बारे में हमने बात की कि भाई 7% पर टच हो रही है। तो अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एनी इकॉनमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट 7 ऑलमोस्ट टच कर रही है, ये अगर चली जाती है 7.5, 8, दैट इज़ अ रियल पेन। क्योंकि जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, लोग पैसा खर्च नहीं करते, तो जो एग्जिस्टिंग डेट है, जो लोगों के पास मॉर्गेजेस हैं, जो क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, वो मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं पे ऑफ करना। और उसकी वजह से लोन्स जो हैं वो राइट ऑफ होते हैं, बैंक्स राइट ऑफ करते हैं वो लोन्स,
मॉर्गेजेस डिफ़ॉल्ट होती हैं, ऑलरेडी जो डिलिक्वेंसीज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ना, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ गोइंग टू बी ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द कैनेडियन इकॉनमी. अच्छा, हाउसिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाउसिंग जो है वो इतनी स्लो है कि जो सेल्स एक्टिविटी है वो लोएस्ट है 20 ईयर्स के अंदर, लोएस्ट. प्राइसेस गिर रही हैं. ऑफ कोर्स जो कॉन्डो सेगमेंट है वो तो बहुत बुरी तरह से क्राइसिस का शिकार है, और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 1 साल की इन्वेंट्री है कॉन्डो के अंदर, 1 साल की इन्वेंट्री. कॉन्फिडेंस डाउन है लोगों का. जब लोगों को ये फिक्र है कि यार मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो घर वर कौन ख़रीदेगा भाई, कोई नहीं ख़रीदता. तो ये सिचुएशन हाउसिंग की है, और इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद अभी भी वो उस रेंज में नहीं आया है कि भाई ईजिली घर जो है वो अफोर्डेबल हो जाए. और अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे न्यू हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये एक क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दे दी कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग हाउस प्राइसेस डाउन, बट वी विल ट्राई टू मेक हाउसिंग अफोर्डेबल. उनके कहने का मतलब ये है कि भाई वो सोशल हाउसिंग बनाएंगे. वो जो काउंसिल के घर होते हैं ना, जो लंबी लंबी टॉल बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉम्स और ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, इस तरह की हाउसिंग का वो जो है कैंपेन कर रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाउसिंग जो रेस्ट ऑफ द हाउसिंग है, जो कि डिसेंट हाउसिंग है, वो अफोर्डेबल हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एटलीस्ट उनके मुताबिक. और मैंने आपको वजह बताई कि भाई ये जितने भी घर हैं ना, ये बूमर्स का रिटायरमेंट प्लान है, और ये बैंक्स की बैलेंस शीट पे कोलैटरल है. अगर ये नीचे चले गए ना 30%, इट्स गोइंग टू बी अ मच बिगर क्राइसिस इन कनाडा देन वी हैव सीन इन द रीसेंट हिस्ट्री. तो नोबडी वांट्स इट, ट्रस्ट मी, नोबडी वांट्स इट. तो आईबीसी के मुताबिक भाई ये जो हाउसिंग मार्केट है वो इतनी स्लम्प है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी रीबाउंड अंटिल नेक्स्ट ईयर. और मेरा भी यही तजज़िया कहता है कि ये साल तो ऐसे ही रहेगा, बल्कि अगला साल भी ऐसे ही रहेगा. जब तक इकॉनमी ठीक नहीं हो जाती, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता, उस वक्त तक लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूड ये करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन डाउन है, लेकिन नॉट रियली, क्योंकि जो कोर है वो अभी भी ऊपर है. जॉब सॉफ्ट हो रही हैं, कैनेडियन डॉलर सस्ता हो रहा है. अभी जितनी भी स्ट्रेंथ हमें नज़र आई है वो यूएस डॉलर की वीकनिंग की वजह से नज़र आई है, उसमें कैनेडियन डॉलर का कोई कमाल नहीं है. हाउसिंग भी कूलिंग हो रही है. तो अब करें क्या भाई? पहली चीज़ तो ये कि भाई स्टे इन्फॉर्म, एजुकेट योरसेल्फ. ये जो आप चैनल देख रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप मुझ जैसे और भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको देखें, उनकी ओपिनियन सुनें, एंड देन यू ट्राई टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन. ठीक है? अगर आप होम ओनर हैं तो अपनी मॉर्गेजेस का ख्याल रखें, उसको रिन्यू करवाएं, उसको रीफाइनेंस कराएं, जो भी कर सकते हैं. अपने एक्सपेंसेस को लो करें, और डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट को. हर चीज़ घरों में मत डालें, हर चीज़ रियल एस्टेट में मत डालें. डाइवर्सिफाई करें, दूसरे एसेट्स की तरफ भी जाएं, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि बिटकॉइन. ओके, आप सोच सकते हैं बहुत से लोग बिटकॉइन को अभी भी स्कैम समझते हों, लेकिन बिटकॉइन इज़ बिकमिंग रियलिटी. ठीक है? कॉइनबेस जो कि एक क्रिप्टो कंपनी है, दैट इज़ पार्ट ऑफ S&P 500 नाउ. दैट्स अ बिग न्यूज़, राइट? तो भाई कनाडा जो है वो एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है. जो फ्री मनी का जो पीरियड था ना पिछले 10 साल में, 2%, 2.5% इंटरेस्ट रेट, वो चले गया. उसका आना बहुत मुश्किल है वापस. अगर इंटरेस्ट रेट इतना कम आ भी गया तो जो कॉन्फिडेंस है ना बायर का, वो कहाँ से लाएंगे आप? वो तभी आएगा जब इकॉनमी बेहतर होगी, जब लोगों के पास अच्छी जॉब्स होंगी. ठीक है? तो अपने डिसीजंस उसी हिसाब से लीजिए. Don't rush into anything. Don't take any new liability. Try to save some money for rainy days. अपना emergency fund बनाइए, and investment के बारे में सोचिए other than housing. सही है? इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया अपना, ताकि जो मैक्रो के फंडामेंटल्स हैं ना, ये आप समझें. आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर. और ये बहुत छोटा सा कोर्स है, 1 घंटे में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इतनी नॉलेज दे देगा कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा आगे का सोच सकते हैं. तो वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मैं इतनी अवेयरनेस दूँ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकें. मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझता हूँ. जो मैं समझता हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. तो इसके अलावा मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है लाइक माइंडेड लोगों की, जो कि एक दूसरे को पुश करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ग्रो टुगेदर, लर्न टुगेदर. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में.
तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जॉइन इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ. थैंक यू, बाय. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.